नमस्कार सभी को, स्वागत है कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। आप सभी का कक्षा 12 में पाठ 4 पढ़ रहे हैं हम लोग। मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। इसका अध्ययन बिंदु है नागभट्ट, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। नागभट्ट दो हुए हैं, एक नागभट्ट प्रथम और दूसरा नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, तो पहले हम नागभट्ट प्रथम को समझते हैं। नागभट्ट प्रथम की उपलब्धियां क्या क्या है और उन्होंने किस प्रकार से अपने जो है गुर्जर और प्रतिहार वंश के साम्राज्य को स्थापित किया, खड़ा किया, तो उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, नागभट्ट प्रथम जो है वो जिनका समयकाल माना जाता है 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक का समय। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने जालोर, अवंती और कन्नौज, ठीक है, जालोर जो कि राजस्थान का जिला है, अवंती उज्जैन मध्य प्रदेश, ठीक है, और कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश। तो इन सभी प्रदेशों के ऊपर नागभट्ट प्रथम ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। यानी इन प्रदेशों के ऊपर अवंती, जालोर और कन्नौज, यहाँ पर इन राज्यों को उसने जीता और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। और नागभट्ट प्रथम को ही गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है। संस्थापक अर्थात कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव रखने वाला शासक। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने चावड़ा शासकों से भीनमाल को जीता। भीनमाल जो जालोर का एक कस्बा है, चावड़ा जो कि गुजराती शासक माने जाते हैं, गुजराती राजपूत माने जाते हैं, और नागभट्ट प्रथम ने चावड़ा के इलाका जो है उस समय चावड़ों के अंडर में था भीनमाल। तो नागभट्ट ने चावड़ा राजपूतों से, चावड़ा शासकों से भीनमाल प्रदेश को जीता और साथ में आबू और जालोर पर भी उसने अधिकार कर लिया। आबू पर्वत, माउंट आबू, ठीक है, आबू पर्वत, आबू रोड, अब माउंट आबू और उसके आसपास का इलाका है, वो भी जो है नागभट्ट प्रथम ने जीता और साथ में जालोर के ऊपर भी अपना अधिकार कर लिया। अब यहाँ पर इसने जो है नागभट्ट प्रथम ने एक परिवर्तन किया है कि भीनमाल के स्थान पर पहले जो है नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को अपनी राजधानी बना रखा था, लेकिन बाद में उसने भीनमाल के स्थान पर जालोर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, जालोर जो कि वर्तमान जिला है राजस्थान का, तो जालोर को अपनी राजधानी बनाया। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी और एमपी मध्य प्रदेश तक का किया है। और एमपी को प्राचीन समय में मालवा के नाम से जाना जाता था। मध्य प्रदेश के जो है इलाके को मालवा के नाम से उसकी पहचान थी। तो उसने मालवा के अंदर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ में उज्जैन जो कि वर्तमान में मौजूद है, महाकालेश्वर मंदिर के नाम से उज्जैन को जाना जाता है। वहां शिप्रा नदी बहती है, कुंभ का मेला भी लगता है। तो यहाँ पर मालवा ने उसने अपना राज्य विस्तार किया और उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, नागभट्ट प्रथम ने, यानी यहाँ पर भी गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना उसने की है उज्जैन के अंदर। जब नागभट्ट प्रथम का शासन चल रहा था तो उससे बाहरी विदेशी आक्रांताओं का सामना भी नागभट्ट प्रथम को करना पड़ा। अब वो विदेशी आक्रांता कौन कौन से थे देखिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि अरब आक्रमण या मुगल आक्रमण, ठीक है, तो ये विदेशी आक्रांता, इन्हीं का सामना नागभट्ट को भी करना पड़ा। कि जो सिंध प्रदेश का जो क्षेत्र था, जो वर्तमान में पाकिस्तान का प्रदेश कहलाता है, ठीक है, तो ये जो क्षेत्र था, ठीक है, यहाँ पर ये सिंध प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता था। और यहीं पर नागभट्ट प्रथम का अगर हम साम्राज्य देखें तो नागभट्ट का साम्राज्य है इधर, ठीक है, राजस्थान के कुछ इलाके, मालवा के कुछ प्रदेश है और साथ में यूपी का भी प्रदेश है। तो ये नागभट्ट का
विदेशी आक्रांताओं को, तो बिलोचों का आक्रमण का सामना भी नागभट्ट को करना पड़ा। ठीक है, सिंध प्रदेश की तरफ से और वहीं अरब आक्रमण, अरब मुस्लिम आक्रांता भी इधर से ही आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है नागभट्ट ने बिलोचों और अरबों का सामना भी बखूबी किया और उसने जो मुस्लिम आक्रमण हुए थे उनका सामना तो किया ही किया, और जो अरबों ने या मुसलमानों ने जिन प्रदेशों को रौंद लिया था बुरी तरह से आक्रमण के कारण, उनको नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, उनके ऊपर जबरदस्ती या एक तरह से उनके ऊपर अपना प्रभाव या अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो नागभट्ट प्रथम ने यहाँ पे भी अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया और उसने इन मुगल आक्रांताओं से, इन अरबी मुगल या मलेच्छ आक्रांताओं से उसने उन प्रदेशों को छुड़ाया और पुनः अपने शासन में, अपने साम्राज्य में उसको शामिल किया। ठीक है, अपने प्रदेशों में उसको शामिल किया। तो ये है नागभट्ट की उपलब्धि। हम कह सकते हैं कि उसने अरब आक्रमण का भी सामना किया, बिलोचों और अरबों का, और उसके बाद उसने उन प्रदेशों को जीत के पुनः अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो ये उसकी उपलब्धि के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, अब जो ग्वालियर प्रशस्ति है, मध्य प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो ग्वालियर प्रदेश जो है प्रशस्ति है, उसमें उस अभिलेख के अंदर नागभट्ट की प्रशंसा की गई है और उसके बारे में लिखा गया है कि वह मलेच्छों का दमनकारी, मलेच्छ अर्थात विदेशी आक्रांता। ठीक है, मलेच्छ से तात्पर्य है विदेशी आक्रमणकारी। तो वह मलेच्छों का दमनकारी, दमनकारी यानी उनका विनाश करने वाला, उनको दबाने वाला, दमनकारी, और दीनों का उद्धारक, दीनों यानी गरीबों वगैरह का, ठीक है, उद्धारक यानी उद्धार करने वाला। और इसके साथ ही उसे उस अभिलेख के अंदर, ग्वालियर की जो है अभिलेख के अंदर, उसे नारायण की उपाधि दी गई। नारायण अर्थात परमात्मा, अर्थात ईश्वर। ठीक है, भगवान, तो उसे भगवान की उपाधि से भी नवाजा गया है, विभूषित किया गया है। इसके अलावा और भी अभिलेख मिलते हैं। उस अभिलेखों में उसे जो है नौसारी और ग्वालियर अभिलेखों में उसे राम का प्रतिहार माना गया है, मेघनाद के युद्ध का अवरोधक माना गया है, और इंद्र के गर्व को नाश करने वाला शासक है वो बताया गया। ये सारी विभूतियां, ये सारी उपमाएं हैं उसको दी गई है, जिसमें इंद्र के गर्व को भी नाश करने वाला, यानी उसे एक महान शासक के रूप में बताया गया है। ठीक है, एक मुस्लिम लेखक है अल-बिलादुरी। ठीक है, मुस्लिम लेखक अल-बिलादुरी। अल-बिलादुरी ने अपना जो विवरण लिखा है, उस विवरण में उसने अरब शासक जुनैद के बारे में लिखा है। जुनैद ने भी मालवा के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, अरब शासक जुनैद, कि जुनैद ने भी मालवा के ऊपर आक्रमण किया था, लेकिन जो है नागभट्ट प्रथम ने उसे सफल नहीं होने दिया। उसे सफल नहीं होने दिया, या कह सकते हैं कि उसे उसमें अपनी जो है इस आक्रमण में उसे सफलता नहीं मिली। यानी नागभट्ट प्रथम ने जुनैद नामक आक्रमणकारी का भी सामना किया और उसे भी हराया या उसे भी असफल बना दिया। तो ये उसकी उपलब्धियों में हम गिन सकते हैं। नागभट्ट प्रथम के जो बाद उसके उत्तराधिकारी आए, उन उत्तराधिकारी में क्रमशः नाम आता है कुतुब का, देवराज और वत्सराज। ठीक है, तो वत्सराज है वो नागभट्ट प्रथम का जो बाद में उसका पुत्र है नागभट्ट द्वितीय, वो शासक बना। तो वत्सराज है वो शासक बने। तो नेक्स्ट बिंदु में हम समझते हैं नागभट्ट द्वितीय। देखिए, हमने नागभट्ट प्रथम को समझा और उसकी उपलब्धियां समझी। अब हम समझते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा महान शासक नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय ये नागभट्ट प्रथम के वंशजों में से था, जो कि नागभट्ट प्रथम के उत्तराधिकारी, जिसमें तीसरा उत्तराधिकारी है वत्सराज था, और वत्सराज और सुंदर देवी, उनकी रानी सुंदर देवी से उत्पन्न पुत्र था नागभट्ट द्वितीय। ठीक है, नागभट्ट द्वितीय का समयकाल माना जाता है
प्रतिहार वंश का जो साम्राज्य है वो लगभग छिन्न भिन्न हो चुका था या अव्यवस्था के दौर से है वो गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में नागभट्ट द्वितीय जब सिंहासनारूढ़ हुआ तो उसने अपने शौर्य, अपने पराक्रम से खोई हुई प्रतिष्ठा को उसने पुनः स्थापित किया और अपने साम्राज्य की सीमाओं का उसने विस्तार किया तथा गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य को उसने चरम पर पहुंचाया। चरम यानी एक तरह से कह सकते हैं कि उत्कर्ष पर पहुंचाया, ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने दक्षिण के शासक राष्ट्रकूट जो है वंश था उनसे भी युद्ध किया। हालांकि इस युद्ध में उसे असफलता मिली, उससे सफलता नहीं मिली। वो एक महत्वाकांक्षी शासक था तो उसने अपने आसपास के कई राजाओं से उसने युद्ध किया और ऐसे में दक्षिण के राष्ट्रकूटों से भी उसने युद्ध किया, लेकिन उसमें उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन यहाँ पर उसने राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था गोविंद तृतीय, ठीक है, गोविंद तृतीय की आंतरिक परिस्थितियों का उसने फायदा उठाया, आंतरिक या घरेलू अव्यवस्था का उसने फायदा उठाया और उस फायदे को उठाते हुए, लाभ उठाते हुए उसने चक्रायुध को परास्त कर दिया। चक्रायुध जो कि उस समय कन्नौज का शासक था, तो उसने चक्रायुध को परास्त कर दिया। आंतरिक घरेलू परिस्थितियां यानी राष्ट्रकूट जो है वो अपनी ही परिस्थितियों का, अपनी ही अंतरकलह की स्थितियों में या अंतर्विरोध में उलझे हुए थे। ऐसी स्थिति में उसने उसका लाभ उठाया और उसने कन्नौज के ऊपर आक्रमण किया और उस समय कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था चक्रायुध, ठीक है, और उसने चक्रायुध को पराजित किया और कन्नौज के ऊपर उसने अपना अधिकार कर दिया। कन्नौज को जीतने के बाद यहाँ पर उसने एक महत्वपूर्ण कदम ये उठाया कि उसने कन्नौज को अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया या कन्नौज को अपनी नई राजधानी बना दिया। अब ये चक्रायुध जो था वो बंगाल का जो शासक था धर्मपाल, बंगाल के शासक धर्मपाल का आश्रित था और उसका मित्र भी था। तो धर्मपाल ने कन्नौज का जो क्षेत्र है वो चक्रायुध को दे रखा था। अब देखिए इसको समझते हैं हम कि कन्नौज का शासक चक्रायुध बंगाल के शासक धर्मपाल का आश्रित एवं मित्र था, ठीक है। जब यहाँ पर चक्रायुध जब हारा तो धर्मपाल ने क्या किया, नागभट्ट से युद्ध का ऐलान कर दिया और उसने अपनी सेना है नागभट्ट के ऊपर भेज दी और इस युद्ध को मुंगेर के युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मुंगेर का युद्ध हुआ और मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल है वो पराजित हो गया। तो इसमें जो सफलता मिली है वो किसको मिली है, नागभट्ट द्वितीय को सफलता मिली। इस मुंगेर के युद्ध में उसके साथ अनेक शासक थे। उन शासकों में मारवाड़ के शासक कक, मारवाड़ का शासक था ठीक है, और इसके अलावा मारवाड़ के कई सामंत इस युद्ध के अंदर शामिल थे जिसमें सामंत शंकरगढ़, ठीक है, सामंत यानी राजाओं के अधिकारी, शंकरगढ़ यानी शासक और कई सामंत इसके साथ है नागभट्ट के साथ युद्ध में शामिल थे। और ऐसी स्थिति में हमें ये भी पता चलता है कि उसने अपना विस्तार कन्नौज तक तो किया ही है, साथ में उसका ये भी जानकारी हमें मिलती है कि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा नागभट्ट द्वितीय के जो है अंडर में था, उसके अधीन में था। यही वजह रही कि नागभट्ट का साथ है वो मारवाड़ और राजस्थान के शासकों ने मुंगेर के युद्ध में दिया था। हम इसकी उपलब्धि को मान सकते हैं। ये ग्वालियर का जो अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख के अंदर उसके बारे में लिखा गया है कि उसने आंध्रा, सिंधु, विदर्भ और कलिंग नरेशों ने उसकी युवा शक्ति के आगे समर्पण कर दिया। यानी नागभट्ट योग्य शासक था, योग्य सेनापति था, योग्य योद्धा था और उसकी जो है सफलताओं से डर कर इन शासकों ने भी उसके आगे है आत्मसमर्पण कर दिया, समर्पण कर दिया। और समर्पण भी किस प्रकार से किया, जिस प्रकार से अग्नि के अंदर पतंगे कर लेते हैं, ऐसा उसकी प्रशस्ति के बारे में, ऐसा उसकी प्रशंसा में लिखा गया है। उसके साथ ही आनंद, मालव, मत्स्य, किरात, तुरुस्क और वत्स ये सारे के सारे पर्वतीय प्रदेश
ने भी उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो उसने सिर्फ जो है इन प्रदेशों के ऊपर ही नहीं बल्कि कई जो है पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों के शासकों के ऊपर भी उसने विजय प्राप्त की थी। यानी कि नागभट्ट द्वितीय ने अपने साम्राज्य का विस्तार है वो बहुत तीव्रता के साथ, बहुत तेजी के साथ ही किया है और साथ ही साथ में उसने कई प्रदेशों के ऊपर अपना अधिकार है वो कर लिया। उसने कई उपाधियां धारण की है। उस उपाधि में परम भट्टारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर जैसी उपाधियां भी उसने धारण की है। साथ ही साथ दलपत विजय की रचना है खुमान रासो, ठीक है, दलपत विजय लेखक है, रचना है खुमान रासो, ग्रंथ है। खुमान रासो के अनुसार उसके मुसलमानों के ऊपर भी विजय या सफलता प्राप्त करने की जानकारी है वो दलपत विजय की खुमान रासो नामक ग्रंथ के अंदर मिलती है। अर्थात उसने मुसलमान शासकों के ऊपर भी विजयश्री प्राप्त की है और ये जानकारी है खुमान रासो से प्राप्त होती है, ठीक है। इसके अलावा चंद्रप्रभा सूरी का एक ग्रंथ है, लेखक चंद्रप्रभा सूरी, उनके ग्रंथ के अनुसार 833 ईस्वी में गंगा नदी में डूबकर नागभट्ट द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। तो उसने इसे आत्महत्या माना है, लेकिन प्राचीन समय में ये धार्मिक कृत्य होता था, धार्मिक कार्य होता था कि शासक एक तरह से इच्छा मृत्यु में स्वयं ही मृत्यु का वरण करते थे और हो सकता है कि नागभट्ट द्वितीय ने भी उसी धार्मिक कृत्य की तरह ही गंगा में डूबकर इच्छा मृत्यु को अंजाम दिया हो या मृत्यु का वरण है वो कर लिया। लेकिन फिर भी उसकी उपलब्धियों को भुलाया नहीं जा सकता। उसने बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम समय में विजयश्रियां हासिल की हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार किया है तथा अपने आप को एक महान योद्धा, महान शासक, पराक्रमी योद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित किया और एक सफल शासकों के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया है। इस प्रकार से उसने राजकोट, पाल और अन्य कई आसपास के शासकों से अपने साम्राज्य की रक्षा की और साथ ही साथ में गुर्जर प्रतिहार वंश के साम्राज्य को उसने नए सिरे से है वो स्थापित किया था। तो इस प्रकार से हम नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों को जान पाए। तो ये था हमारा टॉपिक। धन्यवाद।